केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी एक डेवलपर के ब्रांड एम्बेसडर बने। नाम है आम्रपाली। 2016 का केस है। उसके बाद जब इस तरह से डुबियस उनका दिखा पूरा वर्किंग, और लोगों को जो जो जिन्होंने वहाँ पे फ्लैट खरीदे आम्रपाली में, उनको फ्लैट नहीं मिल पाए। आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। और फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कैंपेन चले, तो महेंद्र सिंह धोनी ना खुद को डिस्टेंस कर लिया उस पूरे प्रोजेक्ट से। आज उसकी स्थिति क्या है? देखिए, जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हम्म, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें अच्छे जजमेंट्स दिए हुए हैं। हम्म, और ऑलरेडी इन इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें, हम्म, जिससे मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है एनबीसीसी, हम्म, उनको बोला है कि आप इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को पूरा कीजिए, हम्म, बायर से जो बचा हुआ पैसा लेके वो कंप्लीट कीजिए और हम्म, उसको सेल करके पैसा निकालिए आप। हम्म, वो एक एग्जिट मैकेनिज्म है। लेकिन जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आने से पहले की बात पहले है। की। और अगेन एज आई सेड, ये सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। क्योंकि उस समय प्रोजेक्ट्स का पैसा एक प्रोजेक्ट से 5 प्रोजेक्ट में जा सकता था, हम्म, तो वो उस तरह का हम्म, गेम प्लान होता था। हम्म, आज आपने 5 करोड़ एक प्रोजेक्ट से इकट्ठे किया, आपने 5 और जगह पे एडवांस देके लैंड ले ली, आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और स्पेकुलेशन पे चल रहा है। और देखिए, इसमें बायर्स ने भी खूब रोल प्ले किया। हम्म, उस समय एक ऐसा चलता था, जैसे आपने नोएडा में 2,000 रुपये स्क्वायर फीट में आपने अपार्टमेंट लिया, हम्म, तीसरे दिन आपको एक ब्रोकर मिलेंगे, सर ये 2,200 में मुझे दे दीजिए। हम्म, तो एक अपार्टमेंट खरीदने से लेकर चाबी आने से पहले पहले ही 5 हाथ बदल चुका है। हम्म, तो उस स्पेकुलेशन में सबने प्रॉफिटेरिंग करने की कोशिश की। हम्म, और जहाँ तक देखिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की बात है, ये रियल एस्टेट की बात नहीं है। वो तो आप चाहे कोई कोला ड्रिंक पीजिए, चाहे चॉकलेट खाइए, हर जगह पे आप एक ब्रांड को तो खुद की क्वालिटी की, खुद के एश्योरेंस को खुद को लेनी पड़ती है। ब्रांड एम्बेसडर एक कैटलिस्ट का काम करता है आपके ओवरऑल बिजनेस को चलाने में। आप 100% लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं डाल सकते। इवेंचुअली यू वर द वन हु फेल्ड। उनको आके मकान नहीं बनाना था, उनको आपने बताया हम ऐसा बिजनेस करते हैं, आप इसको प्रमोट कीजिए। जो जब सही चलता है, देखो सही चलता है। जब खराब होता है तो सब बातें आती हैं कि ये हो गया जी, वो हो गया जी। सो दैट इज द केस। ठीक है। आपने एनबीसीसी की बात करी। एनबीसीसी ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर किया है, गवर्नमेंट की बॉडी है। मुझे ये बताइए कि जब कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए 20 साल तक खड़ा रहा अनअटेंडेड, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं हुई, एकदम आपने कंक्रीट की वॉल खड़ी कर ली, उसका सरिया भी जंग खा रहा है, उसकी सारा अंदर का भी गल गया है, और फिर एनबीसीसी आ रही है, उसको टेक ओवर कर रही है और रेनोवेट करके या उसको फंक्शन बना के बेच दे रही है। आप मुझे बताइए, जो बायर हैं उनके दिमाग में ये बात चलती है कि यार इस बिल्डिंग की लाइफ तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई होगी, हैम्पर हुआ है, क्योंकि पूरा उसने बरसात भी झेला है, उसने गर्मी भी झेला है, उसने, है ना? तो ऐसे में फिर वो जो यूनिट्स हैं उनको खरीदना कितना वो है, और वो मिल रही है मार्केट रेट पे ही। देखिए, उसमें केस टू केस जाना पड़ेगा। हम्म, अगर आपकी बिल्डिंग में सिर्फ स्ट्रक्चर बना था, वॉल्स इरेक्ट नहीं हुई थी, हम्म, प्लास्टर नहीं हुआ था, हम्म, ब्रिक का काम नहीं हुआ है, हम्म, टाइल्स का काम नहीं हुआ, हम्म, तब क्वालिटी बिल्कुल हैम्पर हो सकती है। हम्म, और आपने कुछ केसेस देखे होंगे जहाँ पर एनबीसीसी का खुद का एक प्रोजेक्ट गुड़गांव में, जिसमें खाली करवाया था हम्म, गुड़गांव ने, हम्म, अथॉरिटीज़ ने, और उसको वापस पूरा वो करके बायर्स को रेस्क्यू किया गया हम्म, और नया प्रोजेक्ट था वो। तो उस केस में बिल्कुल चांसेस हैं और सेफ्टी हैजार्ड्स हो सकते हैं। हम्म, बट अगर बिल्डिंग रेडी है, उसमें पेंट और बेसिक फिनिशिंग पेंटिंग है, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। बिकॉज नॉर्मली जो कंक्रीट होता है, स्टील होता है, ये डिज़ाइन 50, 60, 70, 100 साल तक के लिए होता है, डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन एंड द आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आप एकदम ही उजड़ा हुआ प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जहाँ पर आपको सरिया दिख रहा है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बाहर, हम्म, तो बिल्कुल अनसेफ है। हम्म। एक जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रही हैं, उनकी एज क्या है? कितने साल तक वो खड़ी रहेंगी? देखिए, बिल्डिंग्स की एज उसको बिल्डिंग को डिज़ाइन करने वाले डिसाइड करते हैं। हम्म। एक कॉमन प्रैक्टिस क्या है? कॉमन प्रैक्टिस है 50 ईयर्स तो मिनिमम है। 50 ईयर्स। मिनिमम 50 ईयर्स है। अच्छा। 50 ईयर्स के बाद स्ट्रक्चर एकदम से कोई दिक्कत नहीं आती है। हम्म, इनिशियली उसका वियर एंड टियर उसके आउटर प्लास्टर में और आपकी एलिवेशन नुकसान करती है। जो लोहा है वो जंग खाता है, बाकी बाहर की जो चीज़ें खाती है। एंड एज इट रीचेस टू 70-75 ईयर्स, क्लोज टू 80, देन फिर मुंबई वाला मॉडल चलता है, फिर रीडेवलपमेंट करने में फ़ायदा है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि मैं उसी पे आ रहा था, आपने छेड़ दिया। लोगों के दिमाग में ये भी सवाल रहता है कि यार ये जो बिल्डिंग है 50 साल 60 साल जब अपनी उम्र बिता लेगी, उसके बाद क्या होगा? इसमें मान लीजिए एक सोसाइटी में 1000 फैमिलीज रहती है, तो उसको रीडेवलपमेंट में वो जाता है, तो कैसे होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोबारा फ्लैट मिलता है क्या? देखिए, रीडेवलपमेंट में ऐसा होता है कि आप 1,000 अपार्टमेंट्स की एक सोसाइटी है, हम्म, उन सब के पास
उस लैंड में उसी फ्रैक्शन में जितना उनका ओनरशिप है उनके साथ। वो कॉमन एरिया में उनकी शेयरिंग है, उस लैंड में उनकी भी हिस्सेदारी है। जब भी रीडेवलपमेंट होगा, अब मान लीजिए आज से 50 साल पहले उस अपार्टमेंट में वहाँ बिल्डिंग में 1000 ही आप बना पाए। अब गवर्नमेंट ने एफआईआर और एफएसआई जो अब बढ़ा दी है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसमें अब 2000 अपार्टमेंट बना सकते। तो जो नया डेवलपर आएगा वो आपको ज़्यादा अपार्टमेंट्स बना के देगा, तभी तो वो पैसा निकाल पाएगा और आपको फ्री यूनिट दे पाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि वो उस जगह को खाली करके आपको एक किराए पे दूसरी जगह पे अरेंजमेंट करते हैं, टाउनशिप को रीडेवलप करते हैं और आपको न्यू यूनिट्स मिलती है एज पर योर ओनरशिप। अब आपके पास एक यूनिट थी तो आपको ऑब्वियसली बात है उसी की इक्विवेलेंट या सिमिलर साइज मिलेगी। वो एक कमर्शियल नेगोशिएशन का पार्ट होता है जो डेवलपर एंड रेजिडेंशियल जो यूनिट्स के ओनर हैं वो डिसाइड करते हैं। बट वो आज के दिन पे तो बहुत सिस्टमाइज हो चुका है, अब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और उसमें बस आपकी टाइटल और आपकी ओनरशिप क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके नाम पे अपार्टमेंट था वो दुनिया में रहे नहीं, आगे फर्दर वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्ली नहीं हो पाए या कुछ लिटिगेशन चल रही है, तो उसमें उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट्स को थोड़े दिन के लिए होल्ड किया जाता है, बाकी लोगों को फिर फ्री किया जाता है। और इंडिया में सिर्फ मुंबई में रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट जो अपनी एज पूरी कर चुके हैं बिल्डिंग्स? देखिए, मुंबई में जाने का कारण ये है क्योंकि मुंबई एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ सबसे ज़्यादा मल्टी स्टोरी सबसे पहले शुरू हो गई। उसका ऑब्वियस रीज़न ये है। बाकी अपने कहीं भी इंडिया में उस पेस और इतनी स्पीड से मल्टी स्टोरी बने ही नहीं कभी। तो उस कारण से आपको वो रुझान दिख रहे हैं। बाकी शहरों में आपको अगले 20 साल में दिखने को नजर आएंगे, जो कैचअप किया उन्होंने धीरे धीरे